रहीम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ड्रग्स के बारे में। तो ये यूनिट 1 का डी पोर्शन है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी थायराइड एंड एंटी थायराइड के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। अब बारी है इसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं। डिस्कस द क्लिनिकल यूज़ ऑफ मेजर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन। यानी हम पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस का मेजर यूज़ क्या है एट क्लिनिकल साइड पे, और पिट्यूटरी हार्मोन का यानी क्लिनिकल साइड पे आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कॉमनली यूज ड्रग इन हार्मोन रिप्लेसमेंट। जब आप ड्रग रिप्लेस करते हैं या हार्मोन रिप्लेस करते हैं, आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग रिप्लेसमेंट के काबिल है या नहीं है। स्टेट द मेजर नर्सिंग कॉन्सेंट्रेशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट रिसीविंग स्पेसिफिक हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन। नहीं, वो हालत बताए जो ज़्यादातर नर्सिंग कॉन्सेंट्रेशन कौन से है। जब आप स्पेसिफिक हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी हार्मोन की पेशेंट को दे रहे, आप उसका केयर किस तरह करना है। तो ये सारी बातें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड कैलकुलेट द ड्रग डोसेज एक्यूरेटली फॉर ओरल एंड पेरेंटल ड्रग हार्मोन यूज्ड फॉर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रिप्लेसमेंट। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रिप्लेसमेंट के लिए जब आप ओरल कोई पेरेंटल ड्रग या ओरल ड्रग्स देते हैं, तो इसका आपने डोज को एक्यूरेटली किस तरह मालूम करना है, किस तरह फाइंड आउट करना है, कितने डोज देना है, एटसेट्रा। ये सारी बातें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ आल्सो कॉल्ड एज या ऑफन कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितनी भी हार्मोन है, बाकी जितनी भी ग्लैंड्स या हार्मोन है, उन सब की कंट्रोल करता है। इट्स फंक्शन आर प्राइमरी कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि जितने भी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं, उन सब का वो हाइपोथैलेमस से आते हैं और फिर हाइपोथैलेमस से सीधा मास्टर ग्लैंड की तरफ आते हैं। और मास्टर ग्लैंड का काम है या पिट्यूटरी का काम है कि वो बाकी जितनी भी हार्मोन है या ग्लैंड से उसको कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब। यूजुअली ये 3 लोब पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे उसने 2 लिखे हैं, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। और एक इंटरमीडिएट लोब भी है जिसके अंदर MSH हार्मोन पाए जाते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। सिर्फ 2 लोब यहाँ पे पढ़ते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस बाई सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल। देखिए, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन मुख्तलिफ तरह के ग्रुप ऑफ सेल से बनाते हैं। जिस तरह के सोमेटोट्रॉफ जो ग्रुप ऑफ सेल है वो ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। नाम से ज़ाहिर है, सोमेटो मीन्स बॉडी, ट्रॉफ मीन्स प्रोडक्शन। लेक्टोट्रॉफ जो है, लैटिन वर्ड मीन्स प्रोलेक्टिन या मिल्क को कहते हैं, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन में मदद देते हैं एंड सिक्रीशन में। गुनेडोट्रॉफ ज़ाहिर बात है गुनेड आर्गन से निकाला है। गुनेड आर्गन पीनस एंड वजाइना एटसेट्रा FSH और LH हार्मोन की सिक्रेशन करता है, ओवरीज एटसेट्रा। कार्टिकोट्रॉफ में ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं। और कार्टिकोट्रॉफ में वो सेल जो कार्टिकाइड या कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो इसी को हम कार्टिकोट्रॉफ। ये 4 किस्म के सेल हैं जो मुख्तलिफ तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है MCQs लेवल। आपको इसी तरह आ सकता है MCQs के कार्टिकोट्रॉफ कौन से सेल है या कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो आपने फ़ौरन ऑप्शन फिल करना है ACTH एड्रेनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, या गुनेडोट्रॉफ तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या LH लेप्टिनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर लोब में 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है वेसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों शॉर्ट अमाइनो एसिड हार्मोन है, अमाइनो एसिड हार्मोन है, सिर्फ नॉन अमाइनो एसिड से हर एक बना है। इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जितनी भी है उसकी रेगुलेशन, उसकी चेंजेस, उसकी मॉडिफिकेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए होती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जरिए कि अगर हार्मोन इंक्रीज हो तो वो इनहिबिट करता है, अगर वो इनहिबिट हो मतलब हार्मोन डिक्रीज हो या कोई ऐसा पिट्यूटरी हार्मोन डिक्रीज हुआ हो, तो वो मैसेज देते हैं कि आप इसी हार्मोन को इंक्रीज करें। इसी को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। हाइपोथैलेमिक एंड इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। The hormones secreted by the hypothalamus and pituitary all are peptide or low molecular weight protein. They take by binding to the specific receptor site on their target tissue. देखिए, जो हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, या उसका जो वेट होता है वो लो मोलिकुलर वेट होता है, मतलब उसका वेट कम होता है, और ये बाइंड होता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ टारगेट टिश्यू पे। The hormone of the interior pituitary are regulated by neuropeptide that called either releasing or inhibiting factor or hormone. देखिए, हाइपोथैलेमस से 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, या तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे या तो इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे। चाहे या रिलीजिंग है या इनहिबिटिंग है, ये सारे हार्मोन जाएंगे इंटीरियर पिट्यूटरी पे या पोस्टीरियर पिट्यूटरीज पे। तो जब इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे तो इंटीरियर पिट्यूटरी पे ये न्यूरोपेप्टाइड्स के ज़रिए एक पाथवे होता है। इसी न्यूरोपेप्टाइड के ज़रिए हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग या इनहिबिटिंग सिग्नल जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। जब इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएगा तो पैर पिट्यूटरी से हार्मोन की रिलीज होती है, जिस तरह के TSH है, FSH है, LH है, ग्रोथ हार्मोन है, एटसेट्रा।
दिस आर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड दे रीच टू द पिट्यूटरी बाय हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये एक पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। इसी के ज़रिए जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, इसी पाथवे के ज़रिए आ रहे हैं। इट्स हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए, जो भी हाइपोथैलेमस से या तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा या इनहिबिटिंग हार्मोन होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक होगा। वही स्पेसिफिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक खास किस्म के हार्मोन रिलीज़ करेगा। एक मिसाल लेते हैं, जिस तरह कि TRH है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो वो सिग्नल हाइपोथैलेमस से आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। एंटीरियर पिट्यूटरी पे उसने एक्ट किया, वहाँ पे उसने TSH हार्मोन रिलीज़ किया, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो एक खास सिग्नल, चाहे वो रिलीजिंग का हो या इनहिबिटिंग का हो, वो हाइपोथैलेमस से आएगा और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ अटैच होकर उससे एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज होगा। क्लिनिकल यूज़ क्या है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन का? मेजर क्लिनिकल साइड पे, ऑल्दो द नंबर ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन प्रिपरेशन आर करंटली यूज्ड थेरेप्यूटिकली फॉर स्पेसिफिक हार्मोनल डेफिशिएंसी, मोस्ट ऑफ दिस एजेंट हैव लिमिटेड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। ज़्यादातर जो हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन इस्तेमाल होते हैं इलाज के तौर पर, वो एक खास हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि अगर आपके अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसी है तो जाहिर बात है वही हार्मोन आपने इंटेक करना है, और ज़्यादातर ये थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हार्मोन ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एडमिनिस्टर्ड IEM। ये ज़्यादातर आपने IEM लेना है, इंट्रामस्कुलर, सबकटेनियसली और इंट्रानेजल, बिकॉज ऑफ देयर पेप्टाइडल नेचर मेक देम ऑफ ससेप्टेबल टू डिस्ट्रक्शन बाय प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपने ओरली इस तरह इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोटोलाइटिक हार्मोन, हम कह सकते हैं कि जितनी भी हार्मोन है इंटीरियर पोस्टीरियर की, जितनी भी हैं, ये सारे पेप्टाइडल नेचर है। उसका जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन से बना है, अमाइनो एसिड से बना है। लेकिन वो जब जाएगा, अगर आपने ओरल लिया तो ओरल उसका नुकसान ये होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीओलिटिक एंजाइम मौजूद होगा। वही प्रोटीओलिटिक एंजाइम के ज़रिए इसी अमाइनो एसिड की इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर ही उसकी डाइजेशन होगी। जब उसकी डाइजेशन होगी तो वो किसी का फ़ायदे का नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादातर ये हम IM देंगे या सबक्यूटेनियस देंगे या इंट्रानेजल देंगे। फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन उसका क्या है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का? ये हम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी के अंदर हार्मोन की डिफिशियंसी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंटागोनिस्ट फॉर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी, अगर आपका पिट्यूटरी प्रोडक्शन एक्सेस हो रहा है, जिस तरह के ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से या थायराइड हार्मोन है, गाइटर है, तो गाइटर को कम करने के लिए आपने एंटागोनिस्ट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब ज़्यादातर आप हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक डिजीज़ की शनाख्त हो सके, चाहे वो डिजीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड क्यों ना हो, या पिट्यूटरी कैंसर से रिलेटेड क्यों ना हो, या पिट्यूटरी ट्यूमर से रिलेटेड क्यों ना हो, एट्सेट्रा। तो ये एक डायग्नोस्टिक पाथवे है, या डायग्नोस्टिक पाथवे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअल आप देख ले कि ड्रग दैट मिमिक द ब्लड इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वही ड्रग है जो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं इसकी एक्शन को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ बढ़ते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी में ज़्यादातर कौन से हार्मोन आते हैं? ग्रोथ हार्मोन आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में, क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी का एक मेन पोर्शन या मेन हार्मोन पोर्शन हुआ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पर डिवाइड हुआ है दो तरह के, एगोनिस्ट एक्शन है और दूसरा एंटागोनिस्ट एक्शन। एगोनिस्ट एक्शन उसको कहते हैं कि वो अगर ड्रग ग्रोथ हार्मोन के साथ अटैच हुआ तो इसकी एक्शन को बढ़ा देता है। एंटागोनिस्ट एक्शन का मतलब अगर वही ड्रग ग्रोथ हार्मोन के साथ अटैच हो तो इसकी एक्शन को डिक्रीज करता है। एगोनिस्ट एक्शन में जो आते हैं वो है सोमेटोट्रोपिन और मिकाजमीन है, और एंटागोनिस्ट एक्शन में जो ड्रग है वो है ऑक्ट्रोटाइड और पेगविसुमेंट। ये डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ गोनेडोट्रोपिन है, गोनेडोट्रोपिन में एगोनिस्ट एक्शन वाले ड्रग्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एगोनिस्ट एक्शन कौन कौन से? FSH फेलोट्रोपिन है, और LH ल्यूटिनाइजिंग में फिर दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ल्यूट्रोपिन और दूसरा है HCG, जिसको हम ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो है मिक्स्ड LH एंड FSH। इसमें FSH और LH की मिक्स्ड प्रोपोर्शन पाई जाती है इसी ड्रग में, जिसको हम मिनोट्रोपिन कहते हैं। प्रोलेक्टिन में ज़्यादातर पाए जाते हैं एंटागोनिस्ट एक्शन, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि D2 डोपामिन एगोनिस्ट, इसको हम ब्रोमोक्रिप्टिन भी कहते हैं। ये एंटागोनिस्ट एक्शन है प्रोलेक्टिन की, मतलब ये डिक्रीज करते हैं मिल्क प्रोडक्शन प्रोलेक्टिन की, एंटागोनिस्ट एक्शन है। दूसरा अगर आप जाए तो इंटीरियर
जो हाइपोथैलेमस है उससे भी मुख्तलिफ तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिस तरह के GnRH हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। तो फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक्शन दो साइड से होगा, एक एगोनास्ट एक्शन होगा और दूसरा उसका एंटागोनास्ट एक्शन होगा। एगोनास्ट का मतलब उसकी एक्टिविटी बढ़ा देती है, जिस तरह के गोनेडोरेलिन है, और एंटागोनास्ट एक्शन पेयर डिवाइड हुआ है यहाँ पे दो, GnRH रिसेप्टर एगोनास्ट होगा। GnRH रिसेप्टर एगोनास्ट का मतलब कि वो ड्रग्स जो एगोनास्ट एक्शन जो है, जो GnRH रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा। अगर एग्जांपल जिस तरह के है लोप्रिलाइड, अगर लोप्रिलाइड किसी GnRH रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो वो उसकी रिलीजिंग में मदद देगा। और GnRH रिसेप्टर एंटागोनास्ट पेयर जिस तरह के गिनी रिलैक्स है, गिनी रिलैक्स का मतलब ये है कि अगर ये GnRH रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो उसका एक्शन डिक्रीज हुआ। इस तरह पढ़ते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरह के ड्रग पाए जाते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एगोनास्ट एक्शन भी है, एंटागोनास्ट एक्शन भी है उसका। ऑक्सीटोसिन का जो एगोनास्ट एक्शन वाला ड्रग है वो है ऑक्सीटोसिन, और जो एंटागोनास्ट एक्शन है उसका है एटोसिबिन एटोसिबेन। ये एंटागोनास्ट एक्शन है उसका। इसका मतलब ये है कि वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगा। वेसोप्रेसिन एगोनास्ट एक्शन भी है, एंटागोनास्ट एक्शन भी है। एगोनास्ट एक्शन उसका ये है कि डेस्मोप्रेसिन एक ऐसा ड्रग है जो वेसल की वेसोप्रेसिन एक्चुअली उसको हम एडीएच हार्मोन भी कह सकते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं, या वेसोप्रेसिन। एगोनास्ट में कौन सा ड्रग है? डेस्मोप्रेसिन, और एंटागोनास्ट में कन्विप्टेन ड्रग आते हैं। तो ये जितने भी ड्रग हमने पढ़े इसको आप ज़रा सा याद कर ले, क्योंकि डायनामिक ऐसे ज़्यादातर MCQs आ सकते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन कौन सा है? ACTH हार्मोन जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली ACTH इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इन पल्सेस विद एन ओवरराइडिंग diurnal rhythm and the highest concentration occurring in the early morning and the lowest in the late evening। देखिए नॉर्मल ACTH की रिलीज पिट्यूटरी हार्मोन से होगी, एंटेरियर पिट्यूटरी से होगी, लेकिन इन पल्सेस फॉर्म में। पल्सेस का मतलब ड्यूरेशन की शक्ल में। ड्यूरेशन का मतलब यह है कि अर्ली मॉर्निंग उसकी जो रिलीज़ होगी वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी, फिर जब लेट इवनिंग की तरफ आप जाएंगे तो इसी दौरान आपका ACTH कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर उसकी सीक्रेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। अर्ली मॉर्निंग सीक्रेशन ज़्यादा होगी और लेट आफ्टरनून या लेट इवनिंग सीक्रेशन कम होगी। स्ट्रेस स्टिमुलेट इट्स सीक्रेशन वेयर कार्टिसोल एक्टिंग बाय नेगेटिव फीडबैक सप्रेस इट्स रिलीज। देखिए स्ट्रेस एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो कि ACTH की सीक्रेशन को बढ़ा देती है, लेकिन इसके ब्रॉक्स अगर आप देखें तो स्ट्रेस की वजह से आपका कार्टिसोल एक्टिव होता है। जब कार्टिसोल एक्टिव होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अप्लाई करता है, उसकी रिलीज को फिर सप्रेस करता है। स्ट्रेस की वजह से ACTH रिलीज होगा। जब ACTH रिलीज होगा तो इसकी बनस्बत कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा। जब कार्टिसोल रिलीज होगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है उसके ऊपर, मतलब वो ACTH की सीक्रेशन को कम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका कुछ यूँ है कि ACH बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, देयर बाई एक्टिवेटिंग G प्रोटीन, जो वहाँ पे G प्रोटीन एक्टिवेट करता है। कपल प्रोसेस दैट अल्टीमेटली स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एड्रीनल एंड्रोजन। वहाँ पे उसका काम ये है कि कपल प्रोसेस मतलब दो तरीके से वो परफॉर्मेंस अदा करता है। नंबर एक, दैट अल्टीमेटली स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ACTH एंड एड्रीनल एंड्रोजन। देखिए एक तो ये कि वो रिलीज और सीक्रेट करता है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, और दूसरा वो एड्रीनल एंड्रोजन हार्मोन भी क्या करता है? रिलीज एंड सीक्रेट करता है। देखिए सिंथेसिस और रिलीज या सिंथेसिस या सीक्रेट करता है। एड्रीनल एंड्रोजन में जो ड्रग यहाँ पे पाए जाते हैं वो है आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये स्पेशली एड्रीनल एंड्रोजन के इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ACTH जब रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ एड्रीनल कॉर्टेक्स में, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में यहाँ पे दो फंक्शन वो परफॉर्म करता है। एक ये कि वो एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज और रिलीज करते हैं, और दूसरा एड्रीनल एंड्रोजन जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कह सकते हैं, वो भी रिलीज़ करता है। थेरेप्यूटिक यूज ACTH का क्या है? देखिए लिमिटेड यूज़ ऑफ ACTH ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ज़्यादातर क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसलिए इसका इस्तेमाल हम लिमिटेड करते हैं। यूज इन डायग्नोज ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, जब किसी बंदे में ACTH की डिफिशियंसी हो तो इसी हालत में आप देख सकते हैं। थेरेप्यूटिक कॉर्टिकोट्रोपिन प्रिपरेशन दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल आर सिंथेसिस फ्रॉम ACTH ह्यूमन ACTH। ये ज़्यादातर ह्यूमन ACTH से भी हम सिंथेसाइज करते हैं, या ज़्यादातर जो डोमेस्टिक एनिमल है, गाँव में जो एनिमल पाए जाते हैं
गरमेट्सेटला उससे उसकी इंटेरियर पिट्यूटरी से भी कार्टिकोट्रोपिन को हम एक्सट्रैक्ट करके उससे जुदा करके वो भी थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट बॉडी के ऊपर इसका क्या है? शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ एसीटेज फॉर डायग्नोस पर्पस इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो टॉलरेशन रेट है वो वेल टॉलरेटेड है। वेल टॉलरेटेड का मतलब जब भी टॉलरेशन किसी जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो टॉलरेशन का मतलब कि अगर आप एक ड्रग ले रहे हैं तो एक ख़ास टाइम पे वो अपने आप को ऐसी ड्रग को आप रेजिस्टेंस शो करते हैं। जब वो रेजिस्टेंस शो करेगा आप उसी ड्रग को, तो इस स्टेज को हम टॉलरेशन कहते हैं या टॉलरेंस कहते हैं। एक ड्रग आपने लिया 5 दिन के लिए इस्तेमाल किया, तो 5 दिन के बाद वही ड्रग आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो इस स्टेज को हम टॉलरेंस या टॉलरेंस कहते हैं। विद लॉन्गर यूज अगर आप ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिसिटी और सिमिलर टू दोज ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड एंड इंक्लूड हाइपरटेंशन। शॉर्ट टाइम के लिए उसका नुकसान ये है कि वो टॉलरेंस अपीयर होगा। टॉलरेंस का मतलब वो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और लॉन्गर उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो हाइपरटेंशन शो करेगा, पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है, हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब कि आपका पोटाशियम लेवल कम होगा ब्लड के अंदर। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ये ACTH का एडवर्स इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, सोमेटो मीन्स बॉडी, ट्रोपिन मीन्स प्रोडक्शन, यानी बॉडी के अंदर ऐसी ग्रोथ की फॉर्मेशन हो रही है जो एक खास किस्म हार्मोन की वजह से हो सकती है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इन द रिस्पांस टू द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH हार्मोन रिलीज होते हैं, वो सीधा जाके इंटीरियर पिट्यूटरी पर अटैच हो गया और इंटीरियर पिट्यूटरी से फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगी। सोमेटोट्रोपिन इन्फ्लुएंस ये बढ़ा देता है अ वाइड वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल प्रोसेस को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल सेल प्रोलिफरेशन, सेल की डिवीजन में मदद देती है। बोन ग्रोथ एंड प्रोमोशन, बोन को ग्रोथ देना, बोन को प्रमोट करना। सिंथेटिक ह्यूमन GH सोमेटोट्रोपिन इज प्रोड्यूस यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। देखिए ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन सिंथेटिकली हम बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जो कि हम लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करते हैं, और जो PCR मैकेनिज्म के जरिए, PCR का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक मटीरियल से हम 1000 हुआ या 1 लाख मटेरियल अदर बनाते हैं, तो इसको हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या बाय हेल्प ऑफ क्लोनिंग प्रोसेस हम ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन इसका ये है कि ऑल द मैनी फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन आर एक्सर्टेड डायरेक्टली एट्स इट टारगेट, अदर आर मेडिएटेड थ्रू सोमेटोमेडिन, इंसुलिन है, ग्रोथ फैक्टर 1 एंड एंटो। ये इंपॉर्टेंट है MCQs लेवल के जरिए, MCQs लेवल के पॉइंट से, कि ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन आके सीधा ग्रोथ रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, लेकिन कुछ ग्रोथ हार्मोन ऐसे होते हैं कि वो पहले सोमेटोमेडिन रिलीज़ करते हैं। सोमेटोमेडिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जिसको हम IGF-1 और IGF-2, ये इसको हम कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। उसी का काम है कि वो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करना। Note, in acromegaly syndrome, excess of growth due to hormone secreting tumor, IGF-1 level are consistently high, reflecting elevated G। देखिए एक्रोमेगाली वो कंडीशन है जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो रही है एडल्ट स्टेज में, तो इसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आपके बॉडीज़ या आपके ब्लड के अंदर इंतहाई ज़्यादा सीक्रेट हो पा रही, तो ऐसी वजह से आपका जो कंडीशन है उसी को हम एक्रोमेगाली कहते हैं। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और तो ये ग्रोथ कंपोनेंट है जो कि ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है कि आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करें। थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सोमेटोट्रोपिन क्या है? इलाज के तौर पर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी और ग्रोथ फेल्योर इन ए चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन जिसमें ग्रोथ फेल्योर हो या डिफिशिएंसी हो, आप दे सकते हैं। ग्रोथ फेल्योर ड्यू टू प्रेडर वैली सिंड्रोम, जेनेटिक कंडीशन दैट इफेक्ट मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए प्रेडर वैली सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि ज़्यादातर बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, ऐसे में आप दे सकते हैं। ये एक प्रेडर वैली सिंड्रोम ज़्यादातर जेनेटिक है, लेकिन ये ज़्यादातर इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है। जब इंटेस्टाइन इफेक्ट होगा वहाँ पे ट्यूमर अपीयर होगा, तो ट्यूमर की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डिफरेंट डिजीज़ और भी हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ एड वेस्टिंग सिंड्रोम, ये ज़्यादातर एड्स की वजह से आपका जो मसल है वो लॉस होता है, वो बिल्कुल वीक होता है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट इन एडल्ट विद कन्फर्म GH डिफिशिएंसी, अगर एक एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी है, कमी है, तो इसी स्टेज में आप देख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सोमेटोट्रोपिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सबकट और IM इंजेक्शन, ये सबकटेनियस भी दे सकते हैं या IM भी दे सकते हैं। आल्दो हाफ लाइफ ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज शॉर्ट, उसका हाफ लाइफ शॉर्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट है। इट इंड्यूस द रिलीज ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 फ्रॉम द लीवर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबकट GH लाइक एन एक्शन। देखिए इंसुलिन
ग्रोथ हार्मोन का जो हाफ लाइफ है वो 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली है, या शायद ऐसे भी कम हो सकता है। ये इंड्यूस पैदा करते हैं बॉडी के अंदर IGF-1 जो कि लिवर से सेक्रेट होता है या रिलीज होता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 का काम ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन लाइक एक्शन, सेम एक्शन शो करते हैं जिस तरह के ग्रोथ हार्मोन एक्शन शो करता है। एडवर्स इफेक्ट उसका ये है कि सोमेटोट्रोपिन इंक्लूड पेन एट द इंजेक्शन साइड, जब आप किसी साइड पे इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे पेन होगा, एडिमा होगा, आर्थलेगिया जॉइंट पेन होगा, माइलेगिया मसल पेन होगा, फ्लू लाइक अ सिम्टम, आपको बुखार भी हो सकता है, एंड फ्लो लाइक अ सिम्टम मतलब नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के चांसेस भी हो सकते हैं। सोमेटोस्टेटिन, देखिए हमने पढ़ा था कि सोमेटोस्टेटिन और एक है सोमेटोट्रोपिन। तो सोमेटोस्टेटिन ये बिल्कुल अपोजिट है सोमेटोट्रोपिन के, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इन द पिट्यूटरी सोमेटोस्टेटिन बाइंड टू द रिसेप्टर दैट सप्रेस द ग्रोथ एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीज। ये TSH हार्मोन की और ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज है वो बिल्कुल सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है, बिल्कुल बंद करता है। ओरिजिनल आइसोलेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। सोमेटोस्टेटिन इज अ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड दैट आल्सो फाउंड इन न्यूरॉन। ये एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन से बना हुआ होता है जो कि न्यूरॉन में पाया जाता है थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज इन इंटेस्टाइन, स्टमक और पैंक्रियाज। इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज और न्यूरॉन में भी सोमेटोस्टेटिन पाया जाता है। सोमेटो मीन्स बॉडी, स्टेटिन मीन्स रेस्ट, कि वो बॉडी के ग्रोथ को रेस्ट करता है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब करता है, स्टॉप करता है। सोमेटोस्टेटिन नॉट ओनली इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन बट आल्सो इनहिबिट इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड गेस्ट्रिन। ये सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को नहीं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड गेस्ट्रिन। मैंने आपको एंटी डायबिटिक में भी पढ़ा था कि सोमेटोस्टेटिन वो हार्मोन है जो कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और गेस्ट्रिन हार्मोन को भी स्टॉप करती है एट अ टाइम। सोमेटोस्टेटिन इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। यह ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, बंद करता है। आल्सो इनहिबिट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन बंद करती है, इंसुलिन बंद करता है, प्रोलेक्टिन बंद करता है और ग्लूकागॉन बिल्कुल बंद करता है। ये सोमेटोस्टेटिन का काम है। यूज़ क्या है? यूज़ टू प्रिवेंट एक्यूट ब्लीडिंग ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसेस। एसोफेजियल वेरिसेस वो कंडीशन है जब आपका एसोफेगस के इर्द गिर्द जो वेसल पाए जाते हैं, चाहे वेन हो या आर्टरिस हो, अगर वो वेरिकोस हो, वेरिकोस का मतलब वो बढ़ा देती है अपने आप को, डायमीटर अपने साइज़ को बढ़ा देता है, तो इसको हम वेरिकोस कहते हैं या वेरिसेस कहते हैं। इसी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग को कम करने के लिए आप सोमेटोस्टेटिन दे सकते हैं। अपर जे ब्लीडिंग फ्रॉम हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टिनल और पैंक्रियाटिक फिस्टुला। पैंक्रियाटिक फिस्टुला वो कंडीशन है जो पैंक्रियाज और किसी दूसरे ऑर्गन के साथ एक होल कनेक्ट हुआ हो, एक पाथवे क्रिएट होगा, तो इसी को हम फिस्टुला कहते हैं, यानी कनेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गन। या गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकते हैं, हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, वो गैस्ट्राइटिस जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो, तो इसी कंडीशन में आप सोमेटोस्टेटिन दे सकते हैं। हाइपर सेक्रेटरी ट्यूमर ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन में एक ऐसा ट्यूमर है जो सेक्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से ऐसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। लिमिटेशन, हाफ लाइफ उसका शॉर्ट है, लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, उसका एक स्पेसिफिक रूल नहीं है क्योंकि ये इंसुलिन भी इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन भी इनहिबिट करता है, प्रोलेक्टिन भी इनहिबिट करता है, कि आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं। GH रिबाउंड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, ग्रोथ हार्मोन रिबाउंड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन। अगर आप उसको डिसकंटिन्यू करते, आप इसको अचानक एकदम डिसकंटिन्यू करते, ख़त्म कर दे, आप नहीं लेते, तो इसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन का जो रेशियो है या रेट है वो पेड़ से बढ़ेगा तेज़ी से, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है या क्वालिटी से। ऑक्ट्रोटाइड लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन 45 टाइम मोर पोटेंट। ये एक सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है। एनालॉग का मतलब एगोनास्ट है सोमेटोस्टेटिन का, लेकिन वो सोमेटोस्टेटिन से उसका हाफ लाइफ थोड़ा ज़्यादा है, 45 टाइम मोर पोटेंट देन सोमेटोस्टेटिन, यानी 45 टाइम मोर पोटेंट। पोटेंट का मतलब उसकी जो एबिलिटीज़ है, कैपेसिटीज़ है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोमेटोस्टेटिन। ऑक्ट्रोटाइड का जो यूज़ है वो है यूज़फुल इन एक्रोमेगाली, सम हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर एंड इन ए ब्लीडिंग एसोफेजियल वेरिसेस। आप एक्रोमेगाली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर में भी, और इन ब्लीडिंग एसोफेजियल वेरिसेस, यानी अगर एसोफेजिस में आर्टरीज या वेन है वो वेरिसेस है, वेरिसेस का मतलब वो अपने साइज़ इंक्रीज़ कर गई, इसकी वजह से वो ब्लीडिंग उससे शुरू हुई, तो इसी स्टेज में आप दे सकते हैं। ट्यूमर की वजह से भी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड एसोसिएटेड डायरिया, कॉजिंग सिंड्रोम एंड इंसुलिनेमिया। अच्छा, एड्स में भी आप दे सकते हैं अगर एड्स की वजह से डायरिया आ रहा है। और दूसरा कॉजिंग सिंड्रोम वो डिसऑर्डर है, एक होता है कॉजिंग सिंड्रोम और एक होता है एडिसन। कॉजिंग वो है जिसमें स्टेरॉइड की लेवल इंतहाई ज़्यादा होती है, तो इसी स्टेज में आप दे सकते हैं। इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा वो कंडीशन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो कि बीटा सेल है, इसी में कैंसर, बिनाइन कैंसर अपीयर हुआ है, तो ऐसी स्टेज में भी आप ऑक्ट्रोटाइड दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट जिस तरह के एब्डोमिनल पेन है, नाज़िया है, स्टिटोरिया है एंड गॉल स्टोन है।
देखिए स्टीटोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका पेंक्रियाज जो है ना उसके ऊपर एक फैटी लेयर डिपॉजिटेड होता है। उसी फैटी लेयर डिपॉजिशन की वजह से वो जो सिक्रीशन कर पा रहा है पेंक्रियाटिक जूसेस वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं हो पा रही। इसी वजह से इसी स्टेज को हम स्टीटोरिया कहते हैं। स्टीटोरिया वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपका पेंक्रियाटिक जूस प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि पेंक्रियास के ऊपर या ये जो सिक्रेटरी सेल है उसके ऊपर एक फैटी डिपॉजिशन शो होती है। इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से बाइल लीवर या इंटेस्टाइन के अंदर जो पेंक्रियाटिक जूस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड अदर एम्बोलिज्म एट्सेट्रा वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। तो इसी वजह से इस कंडीशन को हम स्टीटोरिया कहते हैं। लैनोरिटाइड लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन है। ये भी सोमेटोस्टेटिन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग है। सिमिलर इन एक्शन एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑक्टोटाइड की तरह उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या स्पेसिफिसिटी वो बिल्कुल एक जैसा है। इंडिकेट फॉर फार्माकोथेरापी ऑफ एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली के लिए आप दे सकते हैं। पेगविसमेंट एक्रोमेगाली दैट इज रिफ्रैक्टरी टू अदर मोड ऑफ थेरापी मे बी ट्रीटेड विद पेगविसमेंट। यानी वो एक्रोमेगाली जो अदर मोड ऑफ थेरापी का मतलब कि दूसरे ड्रग उस पर प्रॉपर तरीके से इफेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इसी स्टेज में आपने पेगविसमेंट देना है एक्रोमेगाली में। एक्ट इज ए जीएच एंटागोनिस्ट है, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ पेगविसमेंट की वजह से ग्रोथ हार्मोन बाइंड टू द ग्रोथ रिसेप्टर बट डज नॉट ट्रिगर ए सिग्नल ट्रांसडक्शन। ग्रोथ हार्मोन आके ग्रोथ रिसेप्टर के साथ अटैच तो होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो नहीं हो पा रही है उससे। अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली ड्यू टू स्मॉल पेट्यूटरी एडिनोमा। अगर पेट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा है, बिनाइन ट्यूमर है, तो इसी वजह से एक्रोमेगाली हो रही है, उसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपके पास पेगविसमेंट जो ड्रग्स है वो बेस्ट ऑप्शन है। जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज़ करते हैं। रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, जिस तरह के एफएसएच और एलएच हार्मोन है वो सिक्रीट करती है। सिक्रीटेड इन पल्सटाइल मैनर। पल्सटाइल मैनर का मकसद ये है कि ये मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा सिक्रीट होगी और लेट इवनिंग में कम सिक्रीट होगी। कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन इनहिबिट गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन दैट्स इन टर्न लीड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गोनेडल स्टेरॉइड हार्मोन एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। अगर आप कंटिन्यूसली जीएनआरएच दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने ये प्रोसेस फिर रिवर्स होगा, फिर गोनेडोट्रोपिन इनहिबिट होगा, वो रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो सिक्रेट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादातर जीएनआरएच अगर रिलीज़ होगी तो एक नेगेटिव फीडबैक लूप है ना। और इसके साथ साथ गोनेडोरिलीन इज सिंथेटिक जीएनआरएच यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट इन हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म वो कंडीशन है जिसमें आपका गोनेड ऑर्गन सिक्रीशन सही तरीके से नहीं कर पा रही, तो इसी स्टेज को मालूम करने के लिए आपने गोनेडोरिलीन देने हैं, जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। पल्सटाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड इन इनफर्टिलिटी एंड डिले प्यूबर्टी। अगर आपका प्यूबर्टी डिले है या इनफर्टाइल है, फीमेल या मेल इनफर्टिलिटी है, तो इसी स्टेज में भी आपने पल्सटाइल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मॉर्निंग इवनिंग या इवनिंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट पे आपने देने हैं। यूज्ड इन प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेटिक कैंसर वो कैंसर जो प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट हो जाए, इसकी वजह से इस कैंसर को हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी वो प्यूबर्टी जो टाइम से पहले पियर हो, एंड सम एंडोमेट्रियोसिस एंड सम गायनेकोलॉजिकल कंडीशन लाइक यूट्रीन फाइब्राइड। यूट्रस के अंदर फाइब्राइड ही पियर होता है। फाइब्राइड एक नॉन कैंसर या बिनाइन ग्रोथ को हम कहते हैं। एंड एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन जिसमें आपका एंडोमेट्रियम इनलार्ज नहीं होगा, एंडोमेट्रियम जो थर्ड लेयर है यूट्रस का वो इनलार्ज नहीं होगा, उसकी बजाय फैलोपियन ट्यूब इनलार्ज हो रहा है या ओवरी इनलार्ज हो रहा है, तो इसी स्टेज को, ऐसी कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एग्जांपल, इसी स्टेज में आपने लोपेरोलाइड और गेसोरिलीन, नेफोरिलीन या ट्रेप्टोरिलीन देंगे एट्सेट्रा। तो कौन सी कंडीशन में? प्रोस्टेट कैंसर में, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में, एंडोमेट्रियोसिस या अदर गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में आप लोपेरोलाइड, गेसोरिलीन, नेफोरिलीन, ये जितने भी है, ये जितने ड्रग्स है, ये जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन है या जीएनआरएच मतलब ग्रोथ हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीज करती है। अच्छा, 1 to 2 वीक दे काज डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन द रेगुलेशन ऑफ जीएनआरएच रिसेप्टर। 1 से लेकर 2 हफ्ते तक वो पहले तो डिसेंसिटाइजेशन काज करते हैं। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है उसको डिसेंसिटाइज करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को कम करता है। फिर इनहिबिट एफएसएच एलएच एंड एफएसएच सिक्रेशन, बाद में वो एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन को बिल्कुल इनहिबिट करता है,
थर्ड स्टेज पे सप्रेशन ऑफ गोनेडल फंक्शन, आपका जो गोनेडल फंक्शन है वो बिल्कुल सप्रेस होगा। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन सीस, वो भी खत्म होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ ओम फ्रॉम द ओवरी, वो बिल्कुल सीस होगा, खत्म होगा। एंड टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल लेवल फॉल टू कैस्ट्रेशन लेवल, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्राडायोल है, एस्ट्राडायोल का मतलब एस्ट्रोजन लेवल है, वो बिल्कुल कम होगा तो कैस्ट्रेशन लेवल। कैस्ट्रेशन एक्चुअली अगर आप देखें तो कैस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका टेस्टी कट हो जाए, यानी आपका टेस्टी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, तो इसी को हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। या जब टेस्टी कट हो जाए कोई इंजरीज या एक्सीडेंट की वजह से, उसको हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर टेस्टी है ही नहीं, अगर टेस्टी नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, अगर आपके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, तो ये GnRH इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से हो सकता है। अच्छा, रिकवरी अकर विद इन 2 मंथ ऑफ स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट, जब आप 2 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं, 2 मंथ आपने मुसलसल इस्तेमाल किया, 2 मंथ के बाद आपके अंदर पेयर जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो नॉर्मली पेयर होगा, वो नॉर्मली पेयर शुरू होगा। यूज्ड एज ए नाजल स्प्रे और इंजेक्टेड सबक्यूटेनियस, ये सबक्यूटेनियस भी आप दे सकते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में और नेजल स्प्रे की शक्ल में आप दे सकते हैं। रिवर्सिबल फार्माकोलॉजिकल ओवरोक्टोमी और आर्चोडेक्टोमी इज यूज्ड इन अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रोस्टेट कैर्सिनोमा, एंडोमेट्रियोसिस, प्रीमेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रीन लायोमायोमा और फाइब्राइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। देखिए जितने भी डिजीज़ हमने पढ़े ये सारे रिवर्सिबल फार्माकोलॉजिकल ओफोरेक्टोमी, इसका मतलब ये है ओफोरेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ ओवरीज, अगर आप ओवरी कम्प्लीटली रिमूव करते हैं तो उसको हम ओफोरेक्टोमी कहते हैं। इसी स्टेज में आप देख सकते हैं आर्चोडेक्टोमी, अगर आप आर्चाइटिस मतलब कि आप टेस्टी रिमूव करें तो इसी स्टेज में आप देख सकते हैं एक्सेट्रा। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रोस्टेट कार्सिनोमा या एंडोमेट्रियोसिस, प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर में आप देख सकते हैं। यूट्रीन लायोमायोमा का मतलब, इसका मतलब कि अगर कोई बिनाइन ट्यूमर यूट्रस के अंदर अपीयर हुआ है, या फाइब्राइड या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक्सेट्रा, इन सारे हालात में आप देख सकते हैं। यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, देखिए इसे कॉन्ट्रासेप्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेल और फीमेल के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव वो डिवाइस या वो मेथड या वो ड्रग्स जो आपके फर्टिलिटी रेट को, जो आपको हेल्प देता है फैमिली प्लानिंग मेथड में, मतलब कि आपका जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो या तो रिड्यूस करती है टेम्परेरी या परमानेंटली, डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये है कि वो प्रोसेस, वो ड्रग्स, वो मेथड जो आपका फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ करता है, जो आपका फर्टिलिटी टेम्परेरी या परमानेंट स्टॉप करता है, तो इसी को हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। GnRH एंटागोनिस्ट कौन सा है कि आपके GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बिल्कुल स्टॉप करती है उसकी प्रोडक्शन। सम एक्सटेंसिवली सब्सटीट्यूटेड GnRH एनालॉग एक्ट एज GnRH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ज़्यादातर जो GnRH एनालॉग्स है वो GnRH रिसेप्टर पे आके एज एंटागोनिस्ट काम करते हैं, जिस तरह के इनहिबिट गोनेडोट्रोपिक सिक्रीशन विदाउट काजिंग इनिशियल स्टिमुलेशन, बगैर स्टिमुलेशन के वो गोनेडोट्रोप को इनहिबिट करता है। दे ब्लॉक द पिट्यूटरी GnRH रिसेप्टर, वो पिट्यूटरी पे जो GnRH रिसेप्टर है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करता है। एंड देयर बाई सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड डिले ओव्यूलेशन, फिर वो LH हार्मोन और FSH हार्मोन और ओव्यूलेशन डिले करता है या स्टॉप करती है। They are used in vitro fertilization and also useful in prostate cancer, ये ज़्यादातर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देंगे। एक होता है इन व्यू और दूसरा होता है इन विट्रो। इन व्यू फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जब फीमेल यूट्रस के अंदर आप स्पर्म इंजेक्ट करते हैं तो इसको हम इन व्यू कहते हैं। और इन विट्रो वो फर्टिलाइजेशन जब आप एग्स को बाहर ला के लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज करके फिर इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, तो इसी स्टेज को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड रिड्यूसिंग यूट्रीन फाइब्राइड या एंडोमेट्रियोज में भी दे सकते हैं। यूट्रीन फाइब्राइड वो नॉन बिनाइन कैंसरस सेगमेंट या नोड्यूल जो यूट्रीन के अंदर अपीयर हुआ हो। ऐसी में जो GnRH का जो एंटागोनिस्ट ड्रग है वो है गेनेरिलैक्स एंड केटोरिलैक्स एक्सेट्रा, कैट्रोरिलैक्स एक्सेट्रा। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है MCQ लेवल कि GnRH एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, जेनेरिलैक्स एंड कैट्रोरिलैक्स। गोनेडोट्रोपिन द इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट 2 हार्मोन FSH एंड LH। देखिए गोनेडोट्रोप 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक होता है LH और दूसरा है FSH। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन द फीमेल इंड्यूस फॉलिकुलर ग्रोथ, फीमेल के अंदर उसका काम है कि फॉलिकुलर ग्रोथ को पैदा करना, डेवलपमेंट ऑफ ओम एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना, पैदा नहीं एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ ओम और ओम या एक्स को डेवलप करना।
इन द मेल के अंदर सपोर्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को सपोर्ट करता है, एंड हैज ट्रॉपिक इन्फ्लुएंस ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर उसका ट्रॉपिक फंक्शन है, उसका मतलब कि उससे हार्मोन रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये एक मेल टेस्टिस का या मेल टेस्टी का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओवरियन एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी अकर इन द एब्सेंस ऑफ एफएसएच, अगर आपके अंदर एफएसएच की प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रही तो इसी वजह से, अगर मेल है तो इसकी मेल को टेस्टिकुलर एट्रोफी, आपका जो टेस्टी है उसका एट्रोफी साइज़ डिक्रीज हो सकता है, या ओवरी का साइज़ डिक्रीज हो सकता है इन फीमेल में। एलएच लिवटेनाइजिंग हार्मोन ये ओव्यूलेशन पैदा करता है इन मेल, और मेल में क्या काम करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन या सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। यूज़ आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एलएच और एफएसएच। गोनेडोट्रोपिक डिफिशियंसी इन मेल, अगर मेल में जीएनआरएच हार्मोन की डिफिशियंसी है, कमी है, तो दे सकते हैं अनडिसेंडेड टेस्टी, जिसको हम कहते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टी वो टेस्टी जब आपके एब्डामेन में स्ट्रक हुआ हो, टेस्टी नीचे नहीं एट बर्थ पे, या फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट या इंजरीज पे आपका एक टेस्टी या दोनों टेस्टी एब्डामेन में स्ट्रक हैं, वहाँ पे रुके हुए हो, तो इसको हम क्या कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्ट में आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी में भी आप दे सकते हैं, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन में भी आप दे सकते हैं, ओव्यूलेशन टाइम में। अनडिसेंडेड टेस्टिव को हम आर्चियोडेक्टोमी भी कह सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन फिजियोलॉजिकल उसका फंक्शन ये है कि प्रोलैक्टिन काज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी, ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और ग्रोथ में काम करती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रोमोट प्रोलिफरेशन ऑफ डक्टल एज वेल एज एसिनर सेल इन द ब्रेस्ट एंड इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड लैक्टोज, ये प्रोलिफरेट करता है, डिवाइड करता है, डक्टल और एसिनर सेल ब्रेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उसकी डिवीजन में मदद देते हैं, और मिल्क की प्रोडक्शन या मिल्क के लिए जो लैक्टोज या प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस करता है। आफ्टर पार्चुरेशन का मतलब आफ्टर बर्थ या आफ्टर लेबर, प्रोलैक्टिन इंड्यूस मिल्क सेक्रेशन, प्रोलैक्टिन का काम है प्रेगनेंसी के बाद या लेबर के बाद के वो मिल्क को प्रोड्यूस करता है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, उसकी सिक्रेशन किस तरह चेंज होती है। प्रोलैक्टिन इज अंडर प्रेडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू पीआरआईएच, पीआरआईएच का मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। अगर रिलीजिंग हार्मोन आ गया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग तो प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आ गई तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट होगा। देखिए डिक्रीज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट बट प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट, एक ऐसा ड्रग जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, मतलब डोपामीन के लिए एगोनिस्ट, डोपामीन इंक्रीज करता है, बट प्रोलैक्टिन के लिए एंटागोनिस्ट है, प्रोलैक्टिन डिक्रीज करता है। वो कौन से ड्रग है, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन, ये आप डोपामिनर्जिक या एंटी पार्किंसन डिजीज में डिटेल से पढ़ेंगे कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट कौन कौन से है, ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन। ये दो ऐसे ड्रग है जो कि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करती है और डोपामीन को एक्सीट करते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ा देती है। प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज करता है। और दूसरा है डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट बट प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट, प्रोलैक्टिन एगोनिस्ट, प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देती है और डोपामिन की कंसंट्रेशन कम करती है। इसी में जो ड्रग पाए जाते हैं उसको हम क्लोरोप्रोमाजीन कहते हैं, हेलोपेरिडोल कहते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड एट्सेट्रा, ये जितनी भी ड्रग्स है ये डोपामिन एंटागोनिस्ट है लेकिन प्रोलैक्टिन एगोनिस्ट है, दोनों अपोजिट है, डिटेल से पढ़ेंगे एंटी पार्किंसन डिसीज में। द प्रोलैक्टिन लेवल इन द ब्लड आर लो इन द चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड के अंदर जाहिर बात है प्रोलैक्टिन कम होगा, इंक्रीज इन गर्ल एट प्यूबर्टी, गर्ल्स में प्यूबर्टी के दौरान ज़्यादा होगा, एंड हायर इन एडल्ट फीमेल, और एडल्ट फीमेल में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मैन उसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो मिल्क प्रोडक्शन करती है। ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उसकी इंक्रीज होगी। पीक एट टर्म के दौरान, टर्म का मतलब कि अगर उसका बच्चा बिल्कुल 38 वीक्स या 40 वीक्स के ऊपर है तो उसके दौरान इसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। हाई प्रोलैक्टिन सिक्रेशन इज़ मेंटेन बाय सकिंग, देखिए ज़्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रेशन तब मेंटेन होगा जब प्रॉपर तरीके से सकिंग होगी। फॉल ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसकंटिन्यू, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करते तो प्रोलैक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी। स्ट्रेस एक्सर्शन हाइपोग्लाइसीमिया आल्सो स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन, स्ट्रेस है या एक्सर्शन या हाइपोग्लाइसीमिया है, ये तीनों फैक्टर भी प्रोलैक्टिन रिलीज करती है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी सिंड्रोम इन अ वुमन, ये इनफर्टिलिटी सिंड्रोम है। अगर हाइपर प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन आपके बॉडी के अंदर इंतहाई ज़्यादा है तो इसकी वजह से गैलेक्टोरिया भी हो सकता है, एमेनोरिया का मतलब कि आपका मेंस्ट्रुअल लॉस हो सकता है, परमानेंट या टेम्परेरी, डिपेंड करता है प्रोलैक्टिन पे। और गैलेक्टोरिया वो कंडीशन है जो प्यूबर्टी से पहले, मतलब एक गर्ल से प्यूबर्टी से
पहले उससे ब्रेस्ट से मिल्क की सिक्रेशन हो पा रही, तो इसी स्टेज या इसी कंडीशन को हम गैलेक्टोरिया कहते हैं। इन मेल इट कॉज लॉस ऑफ लाइबिडो एंड डिक्रीज फर्टिलिटी। मेल के अंदर फर्टिलिटी डिक्रीज करता है और लॉस ऑफ लाइबिडो, लाइबिडो का मतलब सेक्सुअल डिज़ायर, आपका जो सेक्सुअल ख्वाहिशात है, जो सेक्सुअल रिलेटेड ओरिएंटेशन है वो डिक्रीज करती है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटर कौन से है? ब्रोमोक्रिप्टिन, ये एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज लेवल कि ब्रोमोक्रिप्टिन एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि डिक्रीज प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी बाय एक्टिवेटिंग डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ऑन लेक्टोट्रॉफ सेल। ये लेक्टोट्रॉफ सेल के अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके उसको एक्टिवेट करके प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टॉप या इनहिबिट करते हैं। लिवडोपा लाइक एक्शन इन सीएनएस, एंटी पार्किंसन एंड बिहेवियरल इफेक्ट। ये आप डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रोमोक्रिप्टिन इसका जो एक्शन है एग्जैक्ट लाइक लिवडोपा। लिवडोपा एक एंटी पार्किंसन ड्रग है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सीएनएस पे उसका ऊपर इफेक्ट है और ये पार्किंसन डिजीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बिहेवियरल इफेक्ट में आप दे सकते हैं। साइड इफेक्ट नॉज़िया है, वोमिटिंग है बाय स्टिमुलेटिंग डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इन द CTZ। CTZ एक रिसेप्टर है जो अभी शायद अब्रीवेशन मुझसे बोल गया, लेकिन CTZ वो रिसेप्टर है जब डोपामिन इसके साथ अटैच होगा या ब्रोमोक्रिप्टिन उसके साथ अटैच होगा तो उसकी वजह से आपको नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है। हाइपोटेंशन भी हो सकती है ड्यू टू सेंट्रल सप्रेशन ऑफ पोस्चर रिफ्लेक्स एंड वीक पेरिफेरल अल्फाइड्रेनर्जिक ब्लॉक। इसका काम है कि वो सेंट्रल सप्रेशन ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स, आपके जो सीएनएस का जो सेंट्रल पोस्चर है, रिफ्लेक्स है, वो वीक करता है, इस पे इफेक्ट करता है। जब वो इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन रेगुलेटरी आर्गन है या बीपी को हाइपोथैलेमस जो है जो बीपी को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद देती है उस पर इफेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है। एंड वीक पेरिफेरल अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, और पेरिफेरी पे लेग्स एंड आर्म्स में अल्फा साइट या अल्फा जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करके आपका एड्रेनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि अल्फा जो एड्रेनर्जिक एक्टिविटी अल्फा 1 उसका मेन काम है कि आपके बीपी को बढ़ाना। लेकिन जब ये ब्लॉक होगा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर तो इसकी वजह से आपका बीपी वगैरह लो होगा। डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, आपका जीआईटी मोटिलिटी कम होगा तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन इस्तेमाल कब कहाँ पे कर सकते हैं? हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, जब आपके अंदर प्रोलैक्टिन की मिकदार ज़्यादा है ड्यू टू माइक्रो प्रोलैक्टिनोमास काजिंग गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, नोमेन, गायनोकोमेस्टिया, इम्पोर्टेंस इन स्टेरिलिटी इन मैन। आपके अंदर माइक्रो प्रोलैक्टिनोमास है, माइक्रो मीन स्मॉल प्रोलैक्टिनोमास, एक ऐसा बिनाइन ट्यूमर जो प्रोलैक्टिन बार बार पैदा करती है ब्रेस्ट के अंदर, उसी स्टेज में आप दे सकते हैं। गैलेक्टोरिया स्टेज में आप दे सकते हैं, एमेनोरिया में आप दे सकते हैं, इनफर्टिलिटी में आप दे सकते हैं। गायनोकोमेस्टिया का मतलब कि जब आपका ब्रेस्ट, ज़्यादातर मेल के अंदर ये पाए जाते हैं कि मेल के अंदर ज़्यादातर उसका जो ब्रेस्ट है वो जस्ट शो लाइक अ फीमेल ब्रेस्ट, ऐसी स्टेज में आप दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस सेक्सुअलिटी या इनफर्टिलिटी में भी आप दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट एंड स्टेरिलिटी इन मैन, अगर मैन स्टीराइल है, फर्टाइल नहीं है तो इसी स्टेज में आप दे सकते हैं। पार्किंसनिज्म में आप दे सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज्ड टू सप्रेस द लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट आफ्टर डिलीवरी लाइक स्टिल बर्थ एंड फॉलोइंग अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन के बाद या बर्थ के बाद आप चाहते हैं कि मेरा ब्रेस्ट जो है ना वो इंगोर्जमेंट से बच जाए या लैक्टेशन उसको सप्रेस करे, दूध की प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाए, तो इसी स्टेज में आप ब्रोमोक्रिप्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। केबरगोलिन इट्स अ निवर डीटो एंटागोनिस्ट, ये डीटो एंटागोनिस्ट है, डोपामिन एगोनिस्ट है, मोर पोटेंट है, मोर डीटो सेलेक्टिव एंड लॉन्गर एक्टिंग है, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है और सेलेक्टिव भी है। ज़्यादातर ये डीटो डोपामिन डीटो रिसेप्टर पे ज़्यादातर एक्ट करता है। लोअर इंसिडेंस ऑफ नाज़िया वोमिटिंग के चांसेस कम होते हैं। इट इज़ प्रीफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, एनोक्रोमेगाली में आप ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोन विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? देखिए, नॉट रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन की वजह से रेगुलेट नहीं होती। दे आर सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ पे तैयार होते हैं। ट्रांसपोर्ट इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज इन द रिस्पांस टू स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक सिग्नल सच एज हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी या पार्चुरेशन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होते हैं, न कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब कोई सिग्नल हो जिस तरह के पार्चुरेशन, लेबर या ऑस्मोलैरिटी का मतलब आपके बीपी हाई है, तो इस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं? ये हार्मोन रिलीज हो सकते हैं।
ऑक्सीटोसिन यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक का मतलब कि जब कोई लेबर कंट्रैक्शन हो रहा हो टू स्टिमुलेट प्रोटीन कंट्रैक्शन टू इंड्यूस रेनफोर्स लेबर, यानी ये एक्चुअली एक ऐसा हार्मोन है जो कंट्रैक्शन में मदद देते हैं, यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में। ज़्यादातर लेबर दौरान इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा होगी जब बच्चा पैदा हो रहा है तो इसी स्टेज पे। ऑक्सीटोसिन काज मिल्क इजेक्शन, इसकी वजह से मिल्क इजेक्शन भी हो सकती है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मायोएपिथेलियल सेल अराउंड द मेमोरी एल्वेलाई। आपके ब्रेस्ट के अंदर एल्वेलाई पाए जाते हैं, इसके अंदर मायोएपिथेलियल सेल है, वो उसको कंट्रैक्ट करके उससे मिल्क की इंजेक्शन करवाते हैं। एडवर्स इफेक्ट उसका क्या है, टॉक्सिसिटी और अनकॉमन, ज़्यादातर कॉमन नहीं है व्हेन यूज्ड प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इम्प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो हाइपरटेंशन हो सकता है, यूट्रीन भी रप्चर हो सकता है, वाटर रिटेंशन भी हो सकता है एंड फेटल डेथ भी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एब्नॉर्मल फेटल प्रेजेंटेशन, फेटल डिस्ट्रेस एंड प्रीमेच्योर बर्थ। अगर बर्थ प्रीमेच्योर है, मतलब 6 वीक का है, 8 वीक्स का है। प्रीमेच्योर बर्थ वो बर्थ को कहते हैं जो इसका 37 वीक से बिफोर 37 वीक से जो बच्चा पैदा हो रहा हो तो उसको हम प्री टर्म या प्री बर्थ कहते हैं या प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। या फेटल प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, अगर बच्ची की प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, वर्टेक्स पोजीशन प्रॉपर नहीं है, तो इसी ब्रिज पोजीशन है तो इसी पोजीशन में आप दे सकते हैं, सॉरी नहीं दे सकते, एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसी स्टेज में आप नहीं दे सकते हैं। वेजोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हम इसको कह सकते हैं। वेजोप्रेसिन हैज़ बोथ एंटी डायरेटिक एंड वाजोप्रेसर इफेक्ट। एंटी डायरेटिक का मतलब कि अगेंस्ट डायरेटिक है, आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एंड वाजोप्रेसर का मतलब कि आपका बीपी बढ़ेगा। इन द किडनी के ऊपर इट बाइंड टू द विटो रिसेप्टर टू इंक्रीज द वाटर परमेबिलिटी एंड रिजॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। विटो रिसेप्टर के ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो वाटर परमेबिलिटी ज़्यादा होगा, रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आपका बीपी पैर बढ़ेगा और यूरिन का जो रिलीज है वो कम होगा। मेजर यूज ऑफ वेजोप्रेसिन इज टू ट्रीट द डायबिटीज इंसिपिडस। आप डायबिटीज मर्ज इस्तेसा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आपका एडीएच हार्मोन बिल्कुल सिक्रीट नहीं हो पा रही या बिल्कुल लो है। ब्लीडिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते, आल्सो यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीडिंग में भी आप दे सकते हैं, एसोफेजियल वायरसेस में आप दे सकते हैं। अदर इफेक्ट ऑफ वेजोप्रेसिन आर मेडिएटेड बाय V1 रिसेप्टर विच इज़ फाउंड इन द लिवर वास्कुलर स्मूथ मसल वेयर इट इज कॉज कंस्ट्रिक्शन। यानी मुख्तलिफ तरह के स्टेजेस में आप दे सकते हैं। ये V1 रिसेप्टर के ऊपर भी इफेक्ट करता है जो कि ज़्यादातर लिवर स्मूथ मसल में पाया जाता है V1 रिसेप्टर। एडवर्स इफेक्ट उसका यह है कि मेजर टॉक्सिसिटी, वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोनेट्रेमिया। आपके ब्लड के अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वाटर इंटॉक्सिक, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, एटसेट्रा, हेडिक और मुख्तलिफ तरह के साइन और सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। ये उसका एडवर्स इफेक्ट है। डेस्मोप्रेसिन ये एक एनालॉग ऑफ वेजोप्रेसिन है, इसका मतलब एगोनॉस्ट है, एडीएच की सिक्रीशन बढ़ा देती है। मिनिमल एक्टिविटी एट V1 रिसेप्टर, V1 के ऊपर उसका इफेक्ट कम है, मेकिंग इट लार्जली फ्री ऑफ प्रेशर इफेक्ट। उसका जो ज़्यादातर इफेक्ट है वो प्रेशर इफेक्ट है, बीपी को इंक्रीज़ करती है, वेजल को प्रेस करती है, यानी ब्लड वेसल को प्रेस करके हाइपरटेंशन करती है या बीपी बढ़ा देती है। लॉन्गर एक्टिंग देन वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन के मुकाबले में उसका जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग है। प्रीफर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस के लिए या नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस वो डिजीज़ जो नाइट टाइम बार बार आपको यूरिन आ रही है तो उसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं। इसी स्टेज में आप दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेड इंट्रानेजली या ओरली, आप इंट्रानेजली या ओरली ये ड्रग ले सकते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन एसेस फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉशन, आपने देखना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, हिस्ट्री, एलर्जी, प्रेगनेंसी टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए आपने देखना है कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है या फॉर एग्जांपल कॉन्ट्राइंडिकेटेड इस ड्रग के लिए है या नहीं है, एलर्जन है या नहीं है। एसेस हाइट, वेट एंड ग्रोथ हार्मोन लेवल टू डिटरमाइन द बेस लाइन स्टेटस बिफोर बिगिनिंग द थेरेपी एंड फॉर एनी पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। आपने उसकी हाइट, वेट को देखना है कि आप ग्रोथ हार्मोन कितना देंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट, अकॉर्डिंग टू हिज वेट के मुताबिक आपने ड्रग डोज कैलकुलेशन देना है। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरापी, रिटर्न टू द ग्रोथ हार्मोन लेवल, आपने टू द नॉर्मल ग्रोथ इन डेवलपमेंट। आपने बार बार मॉनिटर करना है कि जो आप हार्मोन थेरापी दे रहे हैं तो 1 मंथ या 1 वीक डिपेंड करता है कि आप कितने महीनों से, कितने दिनों से आप उसको दे रहे हैं। आपने लास्ट में इवाल्वेशन करना है क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है इस ड्रग का, एडवर्स इफेक्ट क्या है। मॉनिटर द पेशेंट कंप्लायंस टू ड्रग थेरापी। कंप्लायंस वो कंडीशन है जब आप बार बार, इन कंप्लायंस मतलब टू फॉलो अप द थेरापी, टू फॉलो द ड्रग्स, आया वो ड्रग थेरापी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पा रही है घर पे या नहीं, तो इसको हम कंप्लायंस कहते हैं। इवॉल्वेट द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन अ ड्रग थेरापी, आपने पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है कि ये ड्रग थेरापी कब, कैसे, कहाँ लेना है। पेशेंट टू नेम टू द ड्रग, इट्स इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, आपने प्रॉपर तरीके से किसी पेशेंट को बताना है कि इसका इंडिकेशन ये है, इसी डिजीज़ में आप दे सकते हैं, उसका नाम ये है, जेनेरिक ये है, हाफ लाइफ ये है, इसका एडवर्स इफेक्ट ये है, सारी चीज़ आपने बताना है जिस तरह के है आप इन्फॉर्म कंसर्ट लेना है इसी तरीके से।
तो ये थी चैप्टर, ऐसी चैप्टर को हमने वाइंड अप किया। तो प्लीज़ काइंडली अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप अपने आप के और इस चैनल की अल्लाह को उसको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। वालेकुम सलाम।